प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए बच्चा पार्टी आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, आपको बताना है कि ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो सबको पता होगा सर, ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों आपसे पूछे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या 3 होती है। ये भी आप लोग याद रखोगे बच्चों। ओके, चलो पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। बच्चों, यहां पे देखो, क्रिस्टल का घनत्व ये कम हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा कौन सा, शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। और बच्चों, फ्रेंकल दोष में क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। कई बार पूछा गया सवाल है बच्चों, VVI कह सकते हो कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कौन सा, 7 हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी। 3 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। एकदम आंसर को लगाते चलना बच्चों। चलो, डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, इसलिए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। हाँ देखो, ये चौथा नंबर सवाल है, आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है। बच्चों बताओ, ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, बता दो आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है। सर, आणविक क्रिस्टल में वांडर वाल्स बल लगता है। कौन सा, वांडर वाल्स बल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो, 5वां नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। जल्दी से बताना है बच्चों आपको, कोरंडम जो होता है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है बच्चों। उसे हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं या फिर सह संयोजक क्रिस्टल कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके जी, इसे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना, एग्जाम में आएगा तो लगा के आना। चलो, 6 नंबर सवाल है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, आपको भी पता होगा, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है ये आपको बताना है, क्योंकि बच्चा पार्टी इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। एकदम लगाते चलो आंसर को। एक बार क्लास को बच्चा पार्टी लाइक भी कर देना यार, जितने बच्चे जुड़े हुए हो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लोगे तो और भी मजा आ जाएगा ना पढ़ाने में, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना ही है। देखो, पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर बच्चों BCC में परमाणुओं की संख्या पूछे 2 होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 होता है, यानी कि परमाणुओं की संख्या कितना बच्चों, 2 हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एकदम समझ के क्लास करना है, जितना अलग से बताते जा रहे हैं याद करते चलना है। फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब बच्चा पार्टी FCC है, जल्दी से लगा दो। फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बच्चों 4 होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। पता है कि नहीं बच्चों, जैसे SC में परमाणुओं की संख्या पूछे 1 होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चा पार्टी 6 होती है। यही सब याद होगा ना बच्चा पार्टी, ये सब भूल मत जाना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। चलो, 9 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। निम्न में से प्रति चुंबकीय कौन है बच्चों, बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। कौन सा होगा प्रति चुंबकीय, जल भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, बेंजीन भी है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो आंसर को, याद करते चलो बच्चा पार्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ना जी। देखो, BCC में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है। देखो बच्चा पार्टी, BCC में जो भरा हुआ होता है 68%,
खाली वाला बात है 32%। अब बताओ कौन सा भरा हुआ पूछा ना, पैकिंग की प्रगुणता पूछा, 68% करेक्ट हो जाएगा हमारा। और बच्चों स्पेस कितना होता है, स्पेस वाला बात हो 32% लगा के आना, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल है, बता दो निम्न में से कौन समदैशिक होता है। अब समदैशिक वही होगा ना जो अक्रिस्टल होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, क्रिस्टल असमदैशिक होते हैं जबकि अक्रिस्टल समदैशिक होते हैं। तो ये बच्चा पार्ट यहाँ पे समदैशिक है ना, ये अक्रिस्टल होगा जो कि क्वार्ट्ज ग्लास, यानी कि बच्चों इसका सूत्र होता है SiO2। याद होगा बच्चों, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, ये रहा, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। बच्चों देखो, चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या पूछे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा ना। 12 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी बार के मॉडल पेपर में भी था बच्चों, इसलिए याद रखना। चलो 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है। बच्चा पार्टी क्रिस्टल वाला बात हुआ, कौन सा लोहा लगाओगे, क्या तांबा भी लगा दो, चीनी भी लगा दो, जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे ही तो क्रिस्टल कहते हैं ना। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, निम्न में कौन दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी बच्चों क्रिस्टल होता है। देखो इतना एक चीज लिख देते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपसे पूछेगा क्रिस्टल के बारे में, यहाँ पे लिख लो, एक लिखो क्रिस्टल और दूसरा हम लिख देते हैं अक्रिस्टल। बच्चा पार्टी ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान से देखो। देखो क्रिस्टल हमारा क्या होता है, असमदैशिक होता है। क्रिस्टल क्या होता है सर, असमदैशिक होता है। और ये हमारा दीर्घ परासी होता है। कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे दीर्घ परासी लिख सकते हो। और ये क्या होता है, अक्रिस्टल बच्चों समदैशिक होता है। समदैशिक वाला बात आए तो अक्रिस्टल। और ये क्या होता है सर, ये लघु परासी होता है। क्या होता है सर, ये लघु परासी होता है। अब देखो मिलाओ बच्चों, दीर्घ परासी पूछा कौन सा होगा, क्रिस्टल में है क्या, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये लघु परासी होता है बच्चा पार्टी। चलो 15 नंबर सवाल देखो, ग्रेफाइट क्या होगा। ग्रेफाइट हमारा नेटवर्क क्रिस्टल है, ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल है। ग्रेफाइट हमारा कौन सा बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद है ना, 15 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो नेटवर्क क्रिस्टल को ही हम लोग जालक ठोस भी कहते हैं बच्चों। ये रहा, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है, जल में। आयनिक क्रिस्टल जल में विलय होता है, किसमें विलय है बच्चों, जल में विलय है। 16 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं बच्चा पार्टी। क्या कहते हैं सर, डोपिंग कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग आर्सेनिक इन सिलिकॉन कॉल्ड, कौन सा होगा, ये हमारा डोपिंग हो जाएगा। चलो किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, समान होते हैं। क्योंकि सर ये प्रश्न हमने कई बार पढ़ चुका है तो भूल कैसे सकते हैं, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा तो हमारा तो काम बच्चा पार्टी बन जाएगा। देखो किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, कौन सा क्रिस्टल है बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक में। किसमें बच्चा पार्टी, ऑर्थोरोम्बिक में। 19 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। बच्चों हमने क्या बताया था, अगर NaCl पूछे तो FCC में होता है, और अगर ये हमारा कौन सा CsCl पूछे ये BCC में होता है। अब बच्चा पार्टी आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा बता दो, NaCl FCC यानी कि फलक केंद्रित बच्चा पार्टी। राइट आंसर भी हो जाएगा। ऐसे बच्चा पार्टी, अगर ये बच्चा पार्टी वाला वर्ड निकल जा रहा हमारे मुंह से तो ये बुरा मत माना जी, क्योंकि आप लोग बच्चा पार्टी हो हमारे। देखो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण होगा, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हुआ क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो क्वथनांक का उन्नयन ये हमारा क्या होगा, उदाहरण होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों। अगर बच्चों आपके सामने आए मोल प्रति केजी तो ये हमारा मोललता होता है, और अगर आपके सामने आए मोल पर लीटर तो ये मोलरता होता है। तो मोललता वाला करेक्ट होगा। और ये बच्चा पार्टी पता है क्या, ये ताप से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इस पर ताप का कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो
किसी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक, यानी कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा सर n बटा में n प्लस n होता है कि नहीं बच्चा पार्टी? फिर से हम अगर n लिखे, ये हमारा होता है n बटा n प्लस में n, यही वाला बात होता है। अगर ये दोनों का योगफल करे ना बच्चा पार्टी, क्या होता जानते हो ना? n प्लस n। अब बटा में कौन सा होगा जल्दी से बताओ? n प्लस n, यानी कि दोनों को काट दो, बराबर में 1 हो जाएगा। यही वाला बात है ना बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा 23 का। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल। देखो, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? जस्ट हमने बताया बच्चों, कौन सा? मोलरता बताए थे ना बच्चा पार्टी, गलत मत करना, मोलरता बताए थे। ओके जी, ये आपको टेस्ट के लिए हम ऐसे पूछते रहते हैं कि ताकि आप भूल तो नहीं गए हो। करेक्ट आंसर ये होगा जिससे हम लोग मोल पर केजी लिखते हैं। चलो 25 नंबर सवाल देखो, आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? आदर्श विलयन क्या है? जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो, वही होगा ना। और जिसका मान क्या होगा? डेल्टा H मिक्स बराबर भी क्या हो सर? 0 हो, और डेल्टा V मिक्स बराबर भी क्या हो सर? 0 हो। यही तो होता है हमारा आदर्श विलयन वाला बात। राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 26 नंबर सवाल है, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर नहीं करता है किस पर? अब किस पर निर्भर नहीं करेगा? देखो बच्चों, कणों के आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, हमने बताया था ये डिफिनेशन में। तो कणों के आकार पर भी निर्भर नहीं करता, कणों की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी कि ए और बी दोनों पर निर्भर नहीं करता। कणों की संख्या पर बच्चा पार्टी एकदम निर्भर तो करेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल एकदम लगाते। चलो बच्चों देखो, ये रहा, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता? उल्टा परासरण बच्चों, और याद रखना उल्टा परासरण 2 नंबर में पूछेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? बच्चों KH का मान जो होता है ये क्या होता है? जल्दी से बताओ, 28 नंबर सवाल का जवाब क्या होता है? ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है सर? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि अगर T को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बच्चों, ये KH का मान क्या होगा? ये सीधे रूप से बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे रखा जाता है हाइपरटोनिक विलयन में। कहां पर बच्चों? हाइपरटोनिक विलयन में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, किसी विलयन के परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। किसके द्वारा बच्चों? विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। लगा दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता बच्चों, और जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसलिए खूब मेहनत करना है, जितना भी दिन बचा है एकदम खुद को झोंक दो कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, किसी से मतलब नहीं बच्चों। अगर रिजल्ट में रंग लाना है तो भाई मेरे इसके लिए मेहनत ही करना होता है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है जो हम आपको बता दे। चलो 31 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अपनमन अधिकतम होगा? कई वर्षों से पढ़ते आ रहे सर, K2SO4 वाला, पोटेशियम सल्फेट जिसे कहते हैं ना। राइट आंसर ए होगा 31 का। चलो 32 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते, विलायक के कण होते हैं, विलायक के अणु होते हैं बच्चों। 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, अब चलो अगला नंबर सवाल की ओर। ये रहा, बच्चा पार्टी सिर्फ क्लास को लाइक करते। चलो जी, अगर क्लास को लाइक कर देते हो तो एकदम बहुत मजा आ जाता है। देखो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? यहाँ पे देखो बच्चों, प्योर वाटर है, इसका क्या पूछा गया है? ये हमारा पीएच पूछा गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया। कौन सा होगा राइट आंसर 33 का बच्चों? ये हमारा 7 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता। ये पगला इसमें कैसे घुस सकता है बच्चा पार्टी? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा ये अनुसंख्यक गुणधर्म में। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। 35 का ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखो, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम गोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। कौन सा फॉर्मूला होता है सर? W बटा में M होता है क्या, और 1000 बटा में V होता है। ये पढ़े हो ना बच्चा पार्टी? यहां से निकाल लेंगे ना। ये हमारा कितना दिया गया? 18 दिया गया। 18 बटा में कितना होगा? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है बच्चों, निकाल लीजिएगा। गुना में 1000 ऊपर में है तो 1000 लिखो। ये हमारा आयतन में कितना? 1000
1000 दिया गया तो लिख लो बच्चों, ये से ये पूरा काट दो और 18 दाइन के 180 हुआ, यानी कि 1/10 हुआ। इसको ऊपर करो तो 0.1 होगा और वो मोलल में हो जाएगा। मोलल में हो जाएगा बच्चों। किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? राइट आंसर बी हो जाएगा। एकदम 36 का बी ही लगाओ ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 37 नंबर सवाल है, CaNO3 का वांट हाफ गुणांक कितना होगा? CaNO3 है, उसका होल 2 है और वांट हाफ का गुणांक पूछा गया कितना होगा। इसमें 1 है और इसमें 2 है, यानी कि बच्चों ये हमारा Ca कितना है? इसमें 1 होगा और NO3 हमारा कितना 2 दिया गया, 2 और 1 3 होता है, यानी कि कणों की संख्या। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा 37 का। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? अब सबसे अधिक है तो जल में 1% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो। किसी विलयन घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। एकदम सीधा समानुपाती है बच्चा पार्टी। जानते हो ना ये किसका नियम है? राउल्ट भैया का नियम है। राइट आंसर भी होगा, यानी कि पढ़े हो P बराबर P नोट X, और ये जो होता है P बराबर KHX, ये जो होता है ना ये हेनरी साहब का नियम है, ये मत लगाना। ओके, ये वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं भैया? हीलियम को ले जाते हैं। कौन सा गैस होता है? हीलियम वाला होता है। करेक्ट आंसर बी होगा 40 नंबर सवाल का जवाब। चलो अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है, प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े थे सर कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब बताओ कौन सा होगा? वो हमारा NaCl होता है, क्योंकि Na और कौन सा Cl होता है। याद है कि नहीं बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 42 नंबर सवाल है, विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई है? विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई होगी बच्चों? कप्पा बराबर पढ़े हो ना, कुछ पढ़े हो क्या? कप्पा के बराबर जो है इसे हम लोग कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं, तो 1/r पढ़े हो और इंटू में L/A पढ़े हो। यही वाला पढ़े हो ना बच्चों। 1 लिखो, R यानी कि ओम का क्या होता है बच्चों? ये प्रतिरोध का ओम होता है, तो ओम लिखो, प्रतिरोध का ओम। अगुना में लंबाई का किस में लिखोगे बच्चों? सेंटीमीटर में लिख सकते हो। हाँ सेंटीमीटर में लिखो। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ गया तो बच्चों ये ओम इनवर्स को ऊपर करो, ओम इनवर्स हुआ। अगुना में क्या होगा? ये भी ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी कितना आसान सा सवाल है। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर क्या होगा सर? बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। चलो 43 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। इसी बात पे बच्चा पार्टी क्लास लाइक हो जाना चाहिए। देखो द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा सर? यहाँ पे देखो, अगर कैथोड हो तो कैथोड पर क्या होता है? जो कि अवकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है ना पता बच्चों? यहाँ पे कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस, है कि नहीं बच्चों? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी ही हमारा द्वितीयक सेल होता है। 44 का बी हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 45 नंबर सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया में बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? उसका नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल होता है। कौन सा है बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल देखो, विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर क्या होगा? अब जिंक के छड़ पर क्या होता है सर? कौन सा होगा सर? ऑक्सीकरण होता है। जिंक के छड़ पर ऑक्सीकरण होता है ना बच्चा पार्टी? राइट आंसर ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव करेक्ट आंसर बी होगा। बच्चा पार्टी थोड़ा सा तबीयत खराब है तो ये मैनेज कर लेना बच्चों, क्योंकि बीच बीच में रुकना यही को दर्शाता है। चलो 48 नंबर सवाल देखो, 96,500 कूलम बराबर क्या होता है? नहीं तो आज तक हमें नहीं लगता कि क्लास में रुक के आप लोगों से बातचीत किए होंगे। देखो 96,500 कूलम बराबर क्या होता है? हमने क्या बताया था? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम और बराबर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता सर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन वाला बात है ना सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बताओ कौन सा होगा? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बच्चों आपसे पूछेगा 1 फैराडे बराबर कितना कूलम, तो आपका आंसर होगा 96,500 कूलम बच्चा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, बैटरी के द्वारा बदला जाता है। बैटरी
बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है सर? बैटरी साहब के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। राइट आंसर बी होगा 49 का। एकदम क्लियर है ना बच्चों? चलो ऐसे ये बैटरी जो होता है दो प्रकार का, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 50 नंबर सवाल है, लेक्लांचे सेल कौन सा प्राथमिक सेल है? लेक्लांचे सेल प्राथमिक सेल होता है बच्चों। लेक्लांचे सेल कौन सा है सर? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब बताओ। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है सर? 1.5 वोल्ट होता है। और अगर हमारे सामने हो मरकरी सेल वाला, अगर बच्चों हमारे सामने हो मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल तो 1.35 वोल्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा 52 नंबर सवाल, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? 1.35 वोल्ट हो जाएगा। मरकरी सेल वाला बी हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल है, सेल स्थिरांक क्या होगा? वही वाला बात है ना बच्चों, जल्दी से बता दो। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि L बटा में A होता है, जी नोट बराबर L बटा में A। लंबाई को हम सेंटीमीटर में ले ले और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर से ये गया तो इसका मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा या फिर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। और ये पूछा गया L/A, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा सर? L/A होता है। 53 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों यहाँ भूल से आई पड़ गया, L होता है, क्या होगा? लेकिन वहां का छोड़ो, हमारा मेन बात यहाँ L/A होगा। ओके जी, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, जल का विद्युत अपघटन कराने पर क्या होगा? जल का अगर विद्युत अपघटन कराते हैं बच्चों, वो क्या होता है? जल्दी से बता दो। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है सर? ये बिल्कुल मिलती है। ऑक्सीजन गैस एनोड पर, ये भी बात सही है सर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। क्या बच्चों? धनात्मक होना चाहिए सर। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चा जी, यहाँ पे इंग्लिश वाला बात हो गया तो ये सब देख लेना आप लोग, क्योंकि उतना समय नहीं होता है ना। चलो 56 नंबर सवाल है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ, कौन सा आयनाइजेशन होता है? जल्दी से बता दो कौन सा होगा सर? आयनी यानी कि आर्हेनियस साहब का। राइट आंसर बी होगा। परेवना के बराबर ए माइनस ए बटा आर टी। चलो 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विद्युत अपघट्य वाले भैया। राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। क्या होता है गैल्वेनिक सेल में एनोड? जल्दी से बताओ। 58 का करेक्ट आंसर सर ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ईंधन सेल का एग्जांपल है। ईंधन सेल वाला बच्चा पार्टी सी हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है कितना सर? शून्य होता है। 60 नंबर सवाल का जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा होगा? बहुत सारे बच्चे ताप लगा के निकल लेंगे, लेकिन मैं बताऊं तो वो ये प्रेशर के द्वारा भी होता है, कंसंट्रेशन के द्वारा भी होता है। यानी कि क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखो जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा सीधे रूप से घट जाता है। जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में होता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है बच्चों? घट जाता है। चलो 63 नंबर सवाल का जवाब हमें बताओ, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बच्चों पूछेगा, आपसे पूछेगा, पहले तो पूछेगा शून्य वाला। शून्य वाला क्या होता है सर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। उसके बाद प्रथम वाला क्या होता है सर? सेकेंड इनवर्स होता है। और द्वितीय वाला क्या होता है बच्चों? द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। हमारा प्रथम है, कौन सा होगा सर? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। बच्चों किस पे डिपेंड नहीं करेगा ये बताओ कौन सा होगा? देखो यहाँ पे है कि अभिकारकों की सांद्रता पर हमें लगता है कि निर्भर
निर्भर नहीं करता होगा। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि टेम्परेचर पर करता है, दाब पर ये सब करता है, लेकिन ये अभिकारकों की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता है। ओके चलो 66 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लगाओ क्या होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है सर? ताप बढ़ने से बढ़ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्या होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर? क्या होती है बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर पूछे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो समय के साथ घटती है, लेकिन समय वाला हमारे सामने नहीं दिया गया ना सर, करेक्ट आंसर ए लगा देते हैं। चलो 67 नंबर सवाल देखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। राइट आंसर बी होगा। एक लेंगे एक अणु, तीन लेंगे तीन अणुक होता है। चलो क्योंकि तीन से आगे मत बढ़ना, अणुकता का अधिकतम मान 3 ही होता है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? यहाँ पे क्या है बच्चों, जीरो ऑर्डर है। बताओ कौन सा होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ। 68 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? अणुकता कहलाती है सर। राइट आंसर ए हो जाएगा। और अभिक्रिया की कोटि क्या सर? वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बच्चा पार्टी भूल जाते हो आप लोग, बहुत ज्यादा गलत बात है, भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना भी प्रश्न आएगा हमें आधा ही बनाना है ना। 69 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर, एक्टिव वेट पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है सर, एकदम शून्य कोटि है, मतलब इसमें क्या होगा, पावर जो होगा वो जीरो होगा, शून्य घात के समानुपाती होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। 72 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। ये रहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद कौन सा? मंद पद होता है। कौन सा सर? स्लो स्टेप होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 73 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? तातक क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तातक क्षणिक वेग कहलाता है। 73 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दिए हो तो एक बार थंब वाला, ऐसे वाला बच्चा पार्टी नहीं बनेगा, ऐसे थंब वाला इमोजी जल्दी से भेज दो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 74 नंबर सवाल है, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का महीन पाउडर वाला बात है सर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ना। चलो 75 नंबर सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? बच्चों हमने क्या बताया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है बच्चों, यानी कि समान वाला बात हो रहा है, शून्य हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। चलो ये शून्य कोटि के लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। चलो 76 नंबर सवाल है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगा? बताओ 76 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। चलो समय समय पे बच्चा पार्टी रिवीजन करते चलते हैं तो एकदम लगता है कि तैयारी के एकदम बादशाह है हम लोग। चलो 77 नंबर सवाल देखो, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया के उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना इसका काम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 78 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया का वेग इतना दिया गया है तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? देखो बच्चों यहाँ पे पावर में 2 है, प्लस में 1 है, एकदम जोड़ दो 3 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इतना आसान सा सवाल अगर आ गया ना सर जी, एकदम मजा आ जाएगा। और बच्चों मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि रिलेटेड ही प्रश्न आता है। जैसे अब की बार ये पूछ दिया कि प्रथम कोटि के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, तो ये नहीं होगा। अब की बार ये पूछ दे कि प्रथम कोटि के लिए वेग की इकाई क्या है, या फिर पूछे शून्य कोटि के लिए क्या होता है, तो बच्चों रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ना सीखो, मजा आ जाएगा। जैसे इसका पूछे एकदम लिख लो, टी हाफ लाइफ बराबर कितना? 0.693। अब अटामिक ये होता है, यही वाला बात है ना सर। राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। 693। हाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये कोई एक ऐसा क्लास था जिसमें कि हम लोग 963 को ऐसे टिक कर दिए थे बच्चों, वो भूल से हो जाता है, उसना आप मैनेज कर लेना। जो मैन होता है वो 0.693 बटा में के होता है, याद रहेगा ना बच्चों। चलो लेकिन हम बता दिए थे 0.693 बाई के होता है। चलो 80 नंबर सवाल है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग को बताया जाता है? त्वरित वेग को बताने का जो समीकरण होता है वो माइनस का डीसी बटा डीटी होता है। कौन सा है सर? डीसी अपॉन डीटी। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल देखो 81 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया। अब रासायनिक अधिशोषण है, जल्दी से बताओ 81 का सही अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। और बच्चों भौतिक अधिशोषण वाला उत्क्रमणीय होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, हमें लगता है कि चीनी का घोल हो जाएगा, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है बच्चों। चलो 83 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, ये रहा P2O5, देखो यहाँ पे है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, लगाओ क्या होगा 83 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर। अवशोषक होता है, पढ़ते आ रहे हैं तो भूल कैसे जाए सर जी। देखो 84 नंबर सवाल है, 84 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक यानी कि द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से नहीं, गम मतलब गोंद होगा, गम हो जाएगा सर, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 85 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, कौन सा होगा सर। भौतिक वाला 20 से 40 और रासायनिक वाला कितने बच्चों को पता है। अगर रासायनिक पूछे, रासायनिक अधिशोषण के लिए ये उत्पन्न उष्मा कितना होता है, जल्दी से बताओ। रासायनिक अधिशोषण के लिए कितने बच्चों को पता है, बताओ जल्दी से कौन सा होगा बच्चों, लगा दो चैट सेक्शन में। तो हमने क्या बताया था, रासायनिक अधिशोषण में 40 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 86 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में सर एक परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी, एक परतें। करेक्ट आंसर ए होगा 86 नंबर सवाल का जवाब। चलो 87 नंबर सवाल का जवाब बताओ, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। पायस का, इमल्सन का। कभी कभी बच्चा पार्टी ऐसे लिख देगा इमल्सन वाला, बात तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों, पायस को ही हम लोग इमल्सन कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। टिंडल प्रभाव जो होता है वो सॉल में होता है, टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन सॉल। चलो 89 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक नहीं है तो कौन सा होगा, लायोफिलिक, ये हमारा कुहासा लायोफिलिक नहीं होता। 89 का कौन सा होगा सर, सी हो जाएगा, सी लगा नहीं देखो बच्चा पार्टी, सी हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, तेल को वसा में बदलने हेतु तो प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होगा, कौन सा होगा, PbO2, MnO2, कौन सा, निकेल होगा क्या बच्चों, जल्दी से लगाओ क्या होगा। 90 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे सर, निकेल होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 91 नंबर सवाल है, अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण। अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण बच्चों, सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 92 नंबर सवाल है, यूरिएज उदाहरण है। यूरिएज कौन सा, एक एंजाइम का उदाहरण है क्या बच्चों, कौन सा होगा सर, एक एंजाइम का एक एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 93 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा ऋणात्मक होता है। रक्त पर जो चार्ज होगा वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। चलो अगला नंबर सवाल है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था, बर्जीलियस साहब था। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस भैया है। चलो 95 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 95 नंबर सवाल है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, डायस्टेज का। किसका बच्चों, डायस्टेज का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो क्लास को लाइक कर दियो ना बच्चों, अब बहुत कम प्रश्न बचा। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत कौन सा होगा, टाइलिन नामक एंजाइम जीव का लार होता है क्या, जीव का लार हमारा करेक्ट होगा। 96 का ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। ओके चलो 97 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न आया कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों इतना भी आसान सा सवाल अगर आ जाए तो जल्दी से बताओ 97 का क्या लगाए हो, कौन सा होगा सर। एक हमारा समांग उत्प्रेरक और दूसरा विसमांग, कितना हुआ, दो प्रकार के, राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल देखो 98 नंबर सवाल है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वो कौन सा पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, कौन सा सर्फिकेंट हमारा फैक्टर कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है वैद्युत कण संचलन कहलाता है। कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट
लास्ट सवाल आपके सामने है, क्या लगाओगे बच्चों? जल्दी से लगा दो। कौन सा होगा? अधिशोषण की प्रक्रिया। अधिशोषण वाला बात है सर, ये क्या होता है? पृष्ठ सक्रिय कारक होता है, ये पृष्ठीय घटना होता है, ये पृष्ठ पर होने वाला घटना बच्चों। जैसे इस पे आके धूल का जम जाना, यही वाला अधिशोषण होगा ना। अवशोषण क्या होता है? जैसे स्पंज ले लो तो अवशोषण ये अंदर में भी हो जाता है, लेकिन हमारा जो होगा ये अधिशोषण यानी कि पृष्ठ पर होने वाला घटना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसे कमेंट जल्दी जल्दी से बढ़िया बढ़िया करना, जो कि अगले क्लास लेने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हो जाए। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, और इसी में ऑब्जेक्टिव का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा पार्टी जितना कराते जा रहे हैं, बस आप पढ़ने की गारंटी ले लो, उसके बाद हमारा गारंटी रहा कि ऑब्जेक्टिव में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। बच्चा पार्टी अगर आप हमें शुरू से अगर देखते आ रहे हो तो हमें नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई टेंशन होने वाला है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।